तुम लोगों को 9th का केमिस्ट्री हमारे परिवेश के पदार्थ, इसमें पार्ट 27 से पहले ठोस और द्रव दोनों का जनरल प्रॉपर्टीज, सामान्य गुण के बारे में बतला दिए हैं। लास्ट में बच गया है गैसों के बारे में, गैस के सामान्य गुण क्या होते हैं। तो इससे पहले का एक छोटा टॉपिक है वाष्पन, जिसके बारे में बतला चुके हैं ना। हाँ, ये देखो वाष्पन, इवेपोरेशन। तो वाष्पन का क्या अर्थ होता है? वाष्पन एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के द्वारा कोई भी द्रव गैस के रूप में सालों भर बदलता रहता है। ये नहीं जो वाष्पन की क्रिया दिन में ही होती है, रात में भी होती है, यानी लगातार होने वाली प्रक्रिया है जो कम या ज़्यादा होता ही रहता है। ठंडे के टाइम में वाष्पन की प्रक्रिया धीमी होती है, गर्मी ऋतु में सबसे तेज होता है। तो ये तो सेकंड क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। वाष्पन को प्रभावित करने वाला कारकों का वर्णन करें। पहला क्वेश्चन है वाष्पन की क्रिया कैसे संपन्न होती है। कहने का अर्थ ये है वाष्पन की क्रिया होती है कैसे, इसके बारे में जानकारी लेना है। तो ये बतलाओ, अगर किसी बर्तन में, जैसे मान लो ये बर्तन है, इस बर्तन में कोई द्रव है भरा हुआ, या पूरा भरा हुआ नहीं भी हो सकता है, ये बर्तन बंद है, इसमें मान लो ना जल है, पानी। एक खुला बर्तन ले लो, इसमें भी तुमको वाटर है यानी जल है। तो बोलो तो वाष्पन की प्रक्रिया किसमें होगी? दोनों में होगी कि उस बर्तन में होगी जिसका ऊपरी भाग खुला हुआ है? लगाओ, ब्रेन लगाओ। ये जो ढका हुआ है इसमें भी वाष्पन की प्रक्रिया होगी, लेकिन ये खाली जगह में वाष्प भर जाएगा ना, इसके बाद निकलने का जगह तो नहीं है, इसमें फिर वाष्पन की क्रिया बंद हो जाएगी। वायु के संपर्क में ये पूरा नहीं भरा हुआ है, खाली जगह है, तो वाष्प बनने की प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन ये जगह सीमित है, इसीलिए उसमें एक निश्चित समय के बाद वाष्पन की प्रक्रिया नहीं होगी। समझ गया? और वाष्प जो इस द्रव का वाष्प इसमें जमा होगा, पुनः ठंडा हो करके पुनः द्रव का रूप जब ये बन जाएगा तो नीचे में आ जाएगा, ये जगह फिर खाली होगी। लेकिन कल्पना करो ये पूरा भरा हुआ है, ऊपर से पैक है, तब वाष्पन की प्रक्रिया होगी? नहीं होगी, बंद है, पूरा जगह नहीं है, खाली होगा तो वाष्प बंद, फिर पानी बंद। अगर इसी को खोल देंगे ना तो वाष्पन की क्रिया लगातार होने लगेगी। इसको बंद कर देंगे तो नहीं होगी। प्रैक्टिकल करना हो ना तो एक चौड़ा बोतल ले लो, इसका ये ढक्कन जो है ना, इसमें पूरा पानी भर करके तू बंद कर दो, खुले में रख दो, धूप में ही रख दो या रूम में छाया में ही रखो। एक खुला बर्तन लो जिसका ऊपरी भाग पूरा खुला हुआ है, तू एक निश्चित समय के बाद, मतलब यहाँ तक खुला हुआ है, या मान लो भरा हुआ ही लो ना, ये भी बर्तन भरा हुआ है, दोनों में समान द्रव है। अगर इसमें हम लोग केरोसिन तेल रखते हैं तो इसमें भी केरोसिन तेल लेकर के प्रयोग करो, इसमें पेट्रोल लेते हो तो इसमें भी पेट्रोल लेकर के प्रयोग करो। जो भी द्रव लोगे एक ही टाइप का, दोनों को तू कमरे के टेम्परेचर पर, यानी रूम में जो ही टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पर तू रख दो। ये खुला हुआ है, ये बंद है, दोनों में समान 5-5 लीटर मान लो पानी है। तो कुछ समय के बाद, यानी मान लो 4 दिन बाद आकर के देखोगे तो इसमें वाष्प बना ही नहीं, क्योंकि जगह नहीं है, ये पैक है, समझा? और इसमें देखोगे इसका ऊपरी सिरा जो खुला है तो कुछ न कुछ, मान लो यहीं तक घटेगा, लेकिन कुछ न कुछ पानी वाष्प बन करके ये उड़ चुका रहेगा। जो बंद है उसमें खाली रहता तो वाष्प बन के फिर द्रव बन जाता। हाँ, जैसे मान लो थोड़ा सा खाली रखे, यहीं तक है, ये जगह खाली है, तो वाष्प जो बनेगा, वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी, तो ये बना हुआ वाष्प इस खाली जगह में रहेगा, ऊपर से तो बंद है, भागेगा नहीं। तो मान लो अगर टेम्परेचर गिरा
तो ठंडा हो गया थोड़ा, रात का तापमान दिन का थोड़ा इससे भी अधिक रहता है। तो वाष्प क्या है? वाष्प जल का कण है, तो जल वाष्प कहलाता है। जिस द्रव का वाष्प होगा उस द्रव का सूक्ष्म कण होगा, वाष्प में बदल जाता है। तो इसमें ठंडा होकर के फिर मान लो ये पानी है तो पानी बन जाएगा, जगह खाली हो जाएगा। समान तापमान पर ही रखोगे, कहने का अर्थ दिन भर देखोगे तो जो ही थोड़ा जगह है इसमें वाष्पीकरण के कारण जो भी वाष्प बना इसमें भरा हुआ है दिन भर, टेम्परेचर गिरने पर वाष्प न फिर कण का रूप लेगा, द्रव के कण का रूप। तो और इसमें पूरा खुला हुआ है, अगर ये पैक रहेगा तब तो वाष्पीकरण की क्रिया ही नहीं होगी, जगह ही नहीं है। और ये खुला हुआ है, तो खुला हुआ है तो इसमें वाष्प बन करके वायुमंडल में चला जाएगा, है ना ऐसी बात। तो वाष्पीकरण की, वाष्पन की क्रिया कैसे संपन्न होती है, क्वेश्चन ये है। तो कोई भी द्रव का ऊपरी सतह जो होता है, ऊपरी सतह पर वाष्प बनने की क्रिया होती है। वो कैसे होती है? तो ऊपरी सतह का द्रव का कण तुमको वायु के संपर्क में रहता है। किसी भी गिलास में, बर्तन में, खुले बर्तन में पानी रखोगे तो ऊपरी सतह वायु के संपर्क में रहता है और द्रव के कण लगातार गतिशील होते हैं। ये सब बतला दिए हैं किस ढंग से गतिशील होते हैं। तो इसका भी उदाहरण दिए थे। मान लो ये शीशे का कोई बर्तन लो, हम लोग अचार रखने के लिए प्रयोग करते हैं, दाल रखने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये बर्तन खाली बर्तन है, इसमें तू कुछ मच्छर को पकड़ करके दे दो, 5-6 मच्छर को दे दो, इसको तू बंद कर दो, तो मच्छर की गति कैसी होगी? देखो, कभी इधर जाएगा इससे टकराएगा, कभी इधर आएगा इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, है ना, कोई फिक्स गति नहीं होगी। तो इसी ढंग की गति द्रव के कणों में, द्रव के कण हमेशा गतिशील होते हैं और आंतरिक मतलब बर्तन के आंतरिक सतह से टकराते हैं, यानी लगातार ये गतिशील होते हैं द्रव के कण। यानी कि द्रव के कण वाष्प, यानी द्रव ये सब बतलाए हैं। कोई भी द्रव है, चाहे वो दूध लो, पानी लो, पेट्रोल लो, जो कुछ भी लोगे, इसके कण लगातार अनवरत कंटिन्यूअसली गतिशील होता है। और किस ढंग से गतिशील होता है? तो एक बंद शीशे में, शीशे के बर्तन में कुछ मच्छर या मक्खी को बंद कर दो, कभी उस दीवार से टकराएगा, फिर एक दूसरे से टकराएगा, फिर इस दीवार से, सबसे टकराएगा। तो उसी तरह की गति किसी भी द्रव के कणों में जिस बर्तन में रखोगे उसमें होती रहती है। तो इसका सीधा सा अर्थ हुआ, द्रव के सतह के सबसे ऊपरी सतह का कण जो है ये किसके संपर्क में है? ध्यान से सोचो। एक गिलास हम लोग पानी लेते हैं तो पानी का, ये गिलास का ऊपरी सतह जो पानी का सतह होता है तो वायु के संपर्क में है, रहता है ना, वायु के संपर्क में। तो ऊपरी सतह वाला जल के कण यानी द्रव के कण वायु के कणों से भी टकराते हैं। जैसे हम लोग का हाथे है तो ऊपरी सतह है ना जी, इसके ऊपर में वायु है, तो वायु का कण हाथ से सटा हुआ है, टकराता रहता है। हवा जो बहती है हाथ से, हवा के कण टकरा कर आगे भागता है, कुछ नीचे होकर के भागता है। तो जो भी द्रव किसी बर्तन में रखोगे तो द्रव का ऊपरी सतह जो है किसके संपर्क में रहता है? वायु के संपर्क में, वायुमंडल के वायु के संपर्क में। क्या बंद कर दो, ढक दोगे तब तो वायु का संपर्क समाप्त हो गया, नहीं होगा समाप्त। तो खुले बर्तन में या खुले तालाब में, तालाब को हम लोग ढक नहीं सकते हैं, झील को नहीं ढक सकते हैं, समुद्र को नहीं ढका जा सकता है। पूरे समुद्र को, कुछ सीमित भाग, जल के कुछ सीमित भाग को हम लोग ढक सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। तो जल का सतह या किसी द्रव के सतह के ऊपर वायुमंडल होता है। तो ऐसी स्थिति में वायु के कणों से ऊपरी सतह का द्रव का कण टकराता रहता है, बिल्कुल न संपर्क में है। मान लो मार्कर है तो मार्कर के जस्ट ऊपर में वायु के कण हैं, तो वायु तो गैस है, इसका कण भी मतलब उसका कण तो और सबसे ज़्यादा गतिशील होता है, होगा ना। ठोस द्रव गैस में
गैस के कणों में, द्रव के कणों में और ठोस के कणों में मूवमेंट के बारे में सोचोगे तो गैस के कण में सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है। तो एक बयाम में मान लो, कल्पना करो न, इसमें तो गैस ही रख दो द्रव के बदला, तो उसके कणों में सबसे ज़्यादा मूवमेंट होगा। फिर द्रव के कण भी गतिशील होते हैं, लेकिन गैस के कणों के तुलना में कम गतिशील होते हैं। तो वायु के संपर्क में रहने के कारण द्रव के सतह पर स्थित कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, क्योंकि किसी भी बर्तन में या कहीं भी कोई द्रव है, समझ गया, तो उसका ऊपरी सतह वायु के संपर्क में रहता है। चूंकि द्रव के कण गतिशील होते हैं, इसीलिए ऊपरी सतह का कण जो है ये वायु के सूक्ष्म कणों से, ऊपरी सतह के सूक्ष्म कण आपस में टकराते रहते हैं, रगड़ उत्पन्न होता है, जिसके कारण द्रव के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और ये सतह छोड़कर सूक्ष्म कणों के रूप में वायुमंडल में विलीन हो जाते हैं वाष्प बनकर। ऐसी ही क्रिया वाष्पन कहलाती है। यानी वाष्पन की क्रिया होती कैसे है, क्वेश्चन ये है। फिर लास्ट में समझ लो एक बार, वाष्पन की क्रिया किसी भी द्रव के सतह से ही होती है। पहली बात समझ गया, सतह से ही होगी, भीतर नहीं होगी। तो सतह पर स्थित किसी भी द्रव के सतह के ऊपर वायुमंडल रहता है, तो सतह पर स्थित कण जो हमेशा गतिशील होते हैं, वायु के संपर्क में आने से और अधिक गतिशील हो जाते हैं। यानी इसकी गतिज ऊर्जा और अधिक बढ़ जाती है। जब ये गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो सतह को छोड़कर ये वायुमंडल में द्रव के सूक्ष्म कण विलीन होने लगते हैं, जिसे हम लोग वाष्प वेपर कहते हैं। इसका मतलब है सतह को ढक दे 100%, वाष्पीकरण बंद। समझ गया। जब ऊपरी सतह के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है ना, तो इसके जस्ट नीचे और चारों ओर स्थित कण का आकर्षण बल, पकड़, उस पर कमज़ोर हो जाता है, ऊपरी सतह वाला कण पर, जिसके कारण ये वायुमंडल में चला जाता है। तो वाष्पन की क्रिया कैसे संपन्न होती है, समझा? कुछ पूछना है कि लिखे? इसमें हम कारण लिख दिए हैं। तो निष्कर्ष क्या हुआ, वाष्पन की क्रिया कैसे संपन्न होती है? तो वाष्पन की क्रिया किसी भी द्रव के सतह से होती है। हमेशा याद रखना, द्रव के सतह से ही होगी वाष्पन की क्रिया। और सतह से ही क्यों होगी? क्योंकि द्रव के सतह पर स्थित जो कण होते हैं वे अस्थिर नहीं, गतिशील होते हैं। संपूर्ण द्रव के कण गतिशील होते हैं। तो सतह वाला कण जब ये वायु के संपर्क में आता है तो वायु के कणों के साथ उसका टकराव होता है, जिसके कारण उसका गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है द्रव के सतह पर स्थित कणों का, और ये वाष्प के सूक्ष्म कणों में बदलकर वायुमंडल में धीरे धीरे विलीन होता रहता है। तो इसको समझ गया ना? तो सेकंड क्वेश्चन अगले पार्ट में, उसमें कुछ पॉइंट बनेगा।